फ्रेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट 2 we'll be discussing now. The first element for the same जो हमने ऑलरेडी कवर किया है उसी का एक समराइज पार्ट आता है by a question called what are the essentials of contract of sale. Contract of sale के essentials क्या होंगे? तो गाइस, contract of sale का डेफिनेशन तो हमने देखा था, उसी के डेफिनेशन से उसके essential निकलते हैं. आइए देखते हैं. There should be two parties, उसको हम कहते हैं क्या? Buyer and seller. प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर होता है तो उसे हम सेल कहते हैं, और अगर अग्रीड टू बी ट्रांसफर्ड है उसे हम अग्रीमेंट टू सेल कहते हैं. एसेंशियलिटी ये है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना जरूरी है. नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हम जिस चीज की बात करते हैं उसे गुड्स कहा गया है, और हमने ऑलरेडी गुड्स का डेफिनेशन देखा है. उस गुड्स को कैसे बेचना है, तो आपका बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा, आपका एक्सचेंज नहीं चलेगा, वो तो सिर्फ प्राइस ही होना चाहिए. और वो प्राइस का मतलब क्या था? मनी कंसिडरेशन. प्राइस मतलब मनी, और मनी मतलब क्या था? लीगल लोकल टेंडर्ड मनी. रुपया मतलब डॉलर्स को यहाँ पे क्या माना गया था? गुड्स माना गया था. आगे उन्होंने कहा इट कैन बी सेल अग्रीमेंट टू सेल, इट कैन बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल. एब्सोल्यूट मतलब अनकंडीशनल, और कंडीशनल मतलब सेल और रिटर्न बेसिस पे देना, गारंटी, मनी बैक अगर आपको गुड पसंद नहीं आते हैं तो, गुड सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ये सब कंडीशनल माना जाएगा. क्या वो राइटिंग में? यस सर. ओरल में? यस सर. इम्प्लाइड में? यस सर. इट मे बी रिटन, ओरल और इम्प्लाइड. और लास्ट इंपॉर्टेंट स्टफ था कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो थे, जैसे कि फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड ऑफर और एक्सेप्टेंस, ये सब चीजें यहाँ पे भी प्रेजेंट होनी चाहिए. आई एम श्योर आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी. व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसको ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया था. और जिन्होंने ये सेशन नहीं देखा, पहले सेशन ना देखा हो, मेरा एक और सेशन होगा पार्ट 1 का, जो मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ लाइव ही लिया था, उसी में ये चीज कवर होती थी. आगे जाए, गाइस एंजॉय का वो लिख लो. आगे जाए तो यहाँ पे सेल और अग्रीमेंट टू सेल का एक डेफिनेशन हमें कवर करना है, जो कहता है वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो ओनरशिप टू इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू बायर, इट इज कॉल्ड सेल. भले ही उस सेल में प्राइस पेमेंट इमीडिएटली किया जाए, प्राइस पेमेंट बाद में किया जाए, या प्राइस पेमेंट एडवांस किया जाए, भले ही डिलीवरी पहले दी जाए, बाद में दी जाए, या साथ में दी जाए, मुझे तो सिर्फ एक शब्द से मतलब है कि जब ओनरशिप हुई ट्रांसफर तो सेल माना जाएगा, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है तो सेल माना नहीं जाएगा. ये तो थी सेल की बात. आगे देखें तो अग्रीमेंट टू सेल में उन्होंने बोला है कि ओनरशिप में बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू कंडीशन टू बी फुलफिल्ड लेटर. एट अ फ्यूचर टाइम का मतलब होता है कि आज से 15 दिन बाद मैं ये खरीदूंगा, मेरे लिए अभी से अलग रख देना. मैं आज नहीं, आज बुकिंग कर लो, 1000 रुपया दे दो, बाकी का पेमेंट ओनरशिप ट्रांसफर होने पे देना. ऐसे सिचुएशन में अगर हम एक्टिवा खरीदते हैं और एक्टिवा स्टॉक में अवेलेबल ना हो, बोले 1 महीने का वेटिंग चल रहा है, हमें तो अभी बुकिंग करना है. क्या करना है? बुकिंग. आज बुक किया 1000 रुपया दे के, बाकी सब जब एक्टिवा मिले तब, तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी एट अ फ्यूचर टाइम. आज क्या होगा? अग्रीमेंट टू सेल. या फिर ये कहे कि अगर मैं अप्रूव करूंगा तो खरीदूंगा, नहीं तो मैं वापस भेज दूंगा. गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट टू सम कंडीशन टू बी फुलफिल्ड लेटर, इसी को कहते हैं अग्रीमेंट टू सेल. इसे आगे जाए तो ये पूछेगा कि अग्रीमेंट टू सेल क्या सेल बन सकता है या नहीं. सो डेफिनेटली यस. अग्रीमेंट टू सेल आज नहीं तो कल, फ्यूचर टाइम पे, या फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस टू बी फुलफिल लेटर, वो क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा. तो ये कहता है कि अग्रीमेंट टू सेल जब समय पूरे होने पे
या फिर आपने उसके कंडीशन जैसे कि अप्रूवल देना, यूज कर लेना, उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को सेल कहा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एक, मेरा बिजनेस है टी शर्ट्स का, मैंने आपको कहा बच्चों ये टी शर्ट्स लेके जाओ, अगर पसंद आए तो रखना, ना पसंद आए तो वापस कर देना। वहाँ पे नेक्स्ट डे 5 टी शर्ट्स मैंने हर बच्चे को दिए। उसमें से नेक्स्ट डे एक बच्चा मुझे रास्ते पे मिला जिसने मेरा टी शर्ट पहन लिया था। अब जब वो पहन लिया है तो उसका जो कंडीशन था रिटर्न करने का वो अभी संभव नहीं है, क्योंकि उसने जब वो पहन के एक बार घुमा, मतलब वो अज्यूम कर दिया कि उसने वो टी शर्ट खरीद लिया है। इसे कहते हैं टू ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। आपको बोला गया अमेजोन से खरीदने के बाद 7 दिन में आप रिटर्न कर सकते हो विद फुल रिफंड। अब 7 दिन में रिफंड की जब बारी आती है और 3 दिन में आपने रिप्लाई किया आई एंजॉय द प्रोडक्ट वेरी वेल, आई स्टार्टेड यूजिंग इट, तो वो खत्म हो गया मैटर। फिर वो 3 दिन के बाद ही क्या माना जाएगा? सेल, क्योंकि पार्टी ने अग्री कर दिया है। तो कंडीशन फुलफिल होने पे या टाइम खत्म होने पे वो क्या माना जाएगा? अग्रीमेंट टू सेल, सेल माना जाएगा। इसी बेसिस पे हमें इसके डिफरेंशिएशन देखने हैं। पहला, मुझे ये बताओ, आप सोचना कि सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो गई या होने वाली है? हो गई। किसको? बायर को। अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हुई या नहीं? अभी तक नहीं हुई। मतलब यहाँ पे ओनर कौन होगा? सेलर। मतलब अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होनी बाकी है और सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप कहोगे सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो गई इसीलिए एग्जीक्यूटेड, अग्रीमेंट टू सेल में ट्रांसफर होनी बाकी है इसीलिए एग्जीक्यूटेड। आप कहोगे रिस्क किसका होगा? तो यहाँ पे रिस्क बायर का होगा। किसके अंदर? सेल में। अग्रीमेंट टू सेल में रिस्क किसका होगा? सेलर का होगा। क्यों? जो ओनर होता है ना उसका रिस्क होता है। तो सेल में ओनर कौन है? बायर, तो रिस्क किसका? बायर का। अग्रीमेंट टू सेल में ओनर कौन है? सेलर, तो रिस्क किसका? सेलर का होगा। नेचर ऑफ राइट्स, तो यहाँ पे जो राइट क्रिएट होता है उसे कहते हैं जस्ट इन रेम। रेम का मतलब अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ओनर बन चुके हो। कौन? बायर। सेल में बायर ओनर बन जाता है, उसे गुड्स का राइट मिलता है अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। कोई भी हिसाब से कुछ भी हो जाए, सेलर जो है उसे वो गुड्स देने ही पड़ेंगे, वापस दे सकता नहीं भले ही प्राइस पे ना हो, क्योंकि प्राइस पे ना होने पर भी वो सू कर सकता है पर्सनली, वो सू कर सकता है पर्सनली, वो सू कर सकता है पर्सनली, लेकिन वो गुड्स वापस दे सकता नहीं, क्योंकि अभी गुड्स का ओनर कौन है? बायर। पर्सोनम में आप अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो पर्सोनम में, क्योंकि जस्ट इन पर्सोनम मतलब अगेंस्ट द राइट पर्सनली, और अग्रीमेंट टू सेल में आपको कौन सा राइट मिलेगा? अगेंस्ट द बायर पर्सनली राइट मिलेगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना होगा कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल है। क्या है ये? अग्रीमेंट टू सेल। आप कॉन्ट्रैक्ट को गुड्स क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अग्रीमेंट टू सेल में अगर सेलर बायर को गुड्स ना दे तो वो सू नहीं कर सकता गुड्स के लिए, वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सेल में वो क्या कर सकता है? सेल में वो गुड्स ले सकता है, क्योंकि वो ओनर बन चुका है, ही हैज राइट ऑफ ओनर। सेलर क्या कर सकता है? प्राइस ले सकता है, गुड्स नहीं। फ्रेंड्स, यही एलिमेंट में रेमेडीज ऑफ ब्रीच आता है। ये कहता है इफ द बायर फेल्स टू पे फॉर द गुड्स द सेलर may sue for the price and also has remedies available of unpaid seller। सर ये क्या है? ये चैप्टर 4 में कवर होगा। यहाँ पे सिर्फ लिखने के लिए लिखा है कि हम उसको रेफर करेंगे। चैप्टर 4 में उसका नाम है अनपेड सेलर। अगर बायर पे नहीं कर पाता है, अगर बायर पे नहीं कर पाता है, सेलर गुड्स नहीं ले सकता, हमने डिस्कस किया है सर, लेकिन उसे प्राइस के लिए सू कर सकता है। लेकिन अगर बायर एक्सेप्ट नहीं करता है गुड्स,
द सेलर सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है एंड नॉट फॉर द प्राइस, अगर वो अग्रीमेंट टू सेल और वो क्या नहीं है, सेल है। एक स्मॉल समरी टू कंक्लूड दिस, अग्रीमेंट टू सेल में आप प्राइस क्लेम नहीं कर सकते, अग्रीमेंट टू सेल में आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, और सेल में आप प्राइस क्लेम कर सकते हो क्योंकि गुड्स बेचे गए हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट बेसिस आता है उसका नाम है सेल एंड बेलमेंट। फ्रेंड्स, सेल और बेलमेंट में आइए जानते हैं कि बेलमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि सेल का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, आप पढ़ोगे आपको आइडिया ऐसे ही आ जाएगा। जहाँ जहाँ आपको लगे आपको रुकना है प्लीज़ पॉज कर दीजिएगा और लिखना भी शुरू कर दीजिएगा, प्लस अंडरस्टैंडिंग के लिए धीरे धीरे प्ले करना है। बेलमेंट के अंदर अगर आप कंपेयर करो सेल के साथ, तो बेलमेंट में लॉ बोलता है, बेलमेंट में पोजेशन ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है? पोजेशन। ओनरशिप ट्रांसफर होती है या नहीं होती? नहीं होती। लेकिन सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होती है। क्या ट्रांसफर होता है? सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होती है। बेलमेंट के अंदर ट्रांसफर होता है तो क्या होता है? सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल, मेरी एक्टिवा रिपेयरिंग में गई तो मैंने मैकेनिक के हाथ में एक्टिवा दे दी। ओनर कौन है एक्टिवा का? मैं। किसको दिया? मैकेनिक को। क्यों? रिपेयरिंग। इसे कहते हैं बेलमेंट। इस्त्री वाले को इस्त्री करने के लिए कपड़े दिए। कपड़े किसके? हमारे। किसको दिए? लॉन्ड्री मैन को। क्यों? आयनिंग। पोजेशन ट्रांसफर फॉर सम पर्पस। कार दी सर्विसिंग को, कार दिया और क्या ट्रांसफर किया? ओनरशिप नहीं, पोजेशन ट्रांसफर किया। तो जब जब आप पोजेशन को ट्रांसफर करते हो, जब आप पोजेशन ट्रांसफर करते हो और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हो, और वो भी पर्पस के लिए, जैसे वो पर्पस समाप्त हो जाता है आपको आपके गुड्स वापस मिल जाते हैं, इसी को बेलमेंट कहा गया है। गोल्डस्मिथ को आपने गोल्ड का बिस्किट दिया, इसमें से मुझे एक चेन बना के दे, तो गोल्डस्मिथ आपका जो गोल्ड का बिस्किट लेता है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गोल्ड बिस्किट फ्रॉम अ पर्सन टू अ गोल्डस्मिथ, जब वो बना के चेन बना देता है, वापस आपको गोल्ड आपको दे देता है। व्हाट इट टेक्स इज जस्ट द लेबर चार्जेस। इसको क्या कहा गया है? इसी को बेलमेंट कहा गया है। आगे जाते हैं। बेलमेंट में और सेल में अगर बायर के पास गुड्स है, वो जो चाहे कर सकता है क्योंकि वो गुड्स उसके हो जाते हैं। बट बेलमेंट के अंदर, आई रिपीट, सेल के अंदर बायर को जो गुड्स मिलते हैं उसको जो चाहे करे क्योंकि वो उसका ओनर है। बेलमेंट में जब मैकेनिक को स्मिथ को आपने गोल्ड दिया, वो जो चाहे नहीं कर सकता। उसे जो कहा गया है सर्विसिंग, रिपेयरिंग, कन्वर्टिंग इनटू अ चेन, इस्त्री करना, उसी के लिए यूज कर सकता है और कोई चीज़ों के लिए उसे वो यूज कर सकता नहीं है। जो काम बोला है वो करो, वापस दे दीजिए। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट में ओनरशिप नहीं मिलती, पोजेशन मिलता है। सेल में क्या मिलता है? ओनरशिप मिलती है। बेलमेंट में गुड्स आपको वापस मिलते हैं। जैसे आपका काम खत्म हो जाता है, वो गुड्स वापस मिल जाते हैं। गुड्स सेल में वो गुड्स बेच दिए सर, वापस मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। सेल के अंदर प्राइस जरूरी है क्योंकि हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस होना जरूरी है। बेलमेंट के अंदर वो प्राइस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि बेलमेंट दो प्रकार के होते हैं, ग्रेटिट्यूस एंड नॉन ग्रेटिट्यूस। अगर आपने आपके दोस्त को 1 घंटे के लिए एक्टिवा दी तो वो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है, आप चार्ज नहीं करोगे। अगर आपने किसी दोस्त को पेड बेसिस 1000 रुपये का भाड़ा लेके एक्टिवा दी तो उसे कहते हैं नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। मतलब विदाउट कंसिडरेशन है तो ग्रेटिट्यूस है और विद कंसिडरेशन है तो नॉन ग्रेटिट्यूस है। मतलब बेलमेंट दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन कंसिडरेशन सिर्फ एक प्रकार का होता है, लेकिन सेल्स सिर्फ एक ही प्रकार का होता है जहाँ पे प्राइस होना जरूरी है, दैट इज ओनली विद कंसिडरेशन एंड नॉट विदाउट कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन के बिना किया गया है तो उसे सेल माना नहीं जाएगा, क्योंकि लॉ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल शुड इन्वॉल्व प्राइस, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ही नहीं।
अब बचता है फ्रेंड्स इस बेसिस का लास्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सेल एंड हायर परचेज। हायर परचेज अग्रीमेंट क्या है सर? हायर परचेज में दो वर्ड है, हायर एंड परचेज। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कहता है कि जनरली जब किसी बंदे को कोई माल बेचना है, बल माल अगर वो सेल कर दे और सामने वाला पैसा ना दे तो वो सूद तो कर पाएगा, बट छोटे मोटे अमाउंट के लिए केस करने जाएगा तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा से केस करने का। जैसे कि आपने 15-20 हज़ार का टीवी लिया, वॉशिंग मशीन लिया, फ्रिज लिया, लैपटॉप लिया, पर अगर आपने उधारी पे किसी ने आपको बेच दिया होता और अगर आप वो पैसा नहीं पे कर पाते, उसने आपको सेल किया होता तो तकलीफ क्या होती? आपसे वो वापस ले नहीं पाता क्योंकि वो सेल है, और आपके ऊपर वो केस करने जाता तो 20,000 के लैपटॉप के लिए 20,000 का लॉ रखना पड़ता। उसका मार्जिन कितना होगा? 20,000 लैपटॉप में 3,000 रुपया। वो 3,000 कमाने के लिए वो 20,000 गवा देता। तो लॉ ने बोला कि रास्ता निकालते हैं, आपको केस ना करना पड़े और आपको वो गुड्स वापस मिल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। बट सर सेल में तो गुड वापस नहीं मिलता। एक काम करते हैं, सेल छोड़ दो, हम एक काम करते, अगर आपको लगता है कि आपको मतलब पैसा ना भी दे तो उसको सेल करके मत बेचो, उसे हायर परचेज करके बेचो। हायर परचेज का मतलब होता है जब तक वो उसके हर एक EMI पे ना कर दे तब तक हम उसे हायर पे, भाड़े पे मानेंगे। भाड़े की यानी कि आपने जितना EMI पे किया उतने महीने पे भाड़े पे खरीदा और भाड़े पे खरीद के भाड़े के महीने में यूज़ किया। जिस महीने से आप EMI भरना बंद कर दोगे आपका वो टीवी लेके चला जाएगा, उसको हक रहेगा गुड्स को वापस लेने का। यही बेनिफिट है हायर परचेज का, जहाँ पे आपको हक है गुड्स को वापस लेने का। लेकिन यही चीज़ सेल में होती तो आप वापस ले सकते नहीं। तो पूरा पहले के ज़माने में 1990s में जब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह न्यू, तब जब कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप अपना बिजनेस करना चाहता था तो ये उसको से कि अगर मैंने उधारी दी तो धंधा होता था, नहीं तो कोई धंधा नहीं कर पाते थे क्योंकि उस ज़माने में टीवी हर एक के घर पे नहीं थे। तो उस ज़माने में क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि यार लेट्स गिव सम उधारी टू द बायर्स सो दैट दे कैन परचेज इट। बट उधारी में बेचा हुआ क्या? वो लोग ने पैसे देने बंद कर दिए और आप गुड्स को वापस ले पाते नहीं थे क्योंकि वो सेल था। तो उन्होंने बोला केस तो करेंगे, नुकसान करेंगे और पैसा वापस, गुड्स वापस ले नहीं पाते, पैसे डूब गए। तो हायर परचेज शुरू किया। हायर परचेज में जब तक आपने हर एक EMI पे नहीं की तो वो बेलमेंट है। क्या है? बेलमेंट। बेलमेंट में आप बेली मान जाओगे, आपको वो टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज भाड़े पे दिया ऐसा मानो, और अगर आपने कोई भी महीने का भाड़ा देना बंद कर दिया उस महीने में वो वापस आके आपसे लेके जाएगा। उसमें भी वो अच्छा खासा कमाएगा क्योंकि उसका भाड़ा जो होगा वो ज़्यादा होगा। आगे देखें, आपको समझ में आएगा। हायर परचेज में दो एलिमेंट्स है, एक को कहते हैं बेलमेंट। जब तक सब EMI पे नहीं की तब तक वो भाड़े पे माना जाएगा, और जैसे ही आपने हर एक EMI पे कर दी आपको मौका मिलेगा उस गुड्स को खरीदने का। उसी को कहा जाएगा क्या? उसी को कहा जाएगा सेल। मतलब पहले इनिशियली वो क्या होगा? बेलमेंट। सब EMI पे करेगा, क्या बन जाएगा? सेल। आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी और उसके बाद हम जाते हैं इसके डेफिनेशन के डिस्टिंक्शन पे। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेलर डेफिनेशन। इन अ हायर परचेज देयर इज एन एग्रीमेंट फॉर हायर ऑफ एन एसेट व्हिच कन्फर्स द राइट टू परचेज। बट कब होता है ये राइट टू परचेज? बाद में, सब्सिक्वेंटली, जिसको हम कहते हैं आफ्टर पेमेंट्स। द ओनरशिप इन गुड्स पासेस इमीडिएटली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। भले ही इंस्टॉलमेंट बाद में पे किए जाए, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, but ownership passes in case of hire purchase only when he complies with all conditions। all conditions क्या होती है? सब EMI भर दो, तब उसे मौका मिलता है कि उसे वो खरीद पाएगा। कब? सब EMI पे करने के बाद। परचेजर ओनर बनता है, पर हायर परचेज अग्रीमेंट्स में परचेजर ओनर नहीं, बेली बनता है। बेली मतलब उसका कंट्रोल अभी नहीं है, उसको सिर्फ पोजीशन मिला है। अभी सब पेमेंट करने के बाद उसे वो पोजीशन मिलेगा, ओनरशिप मिलेगा। सेल होने के बाद
बायर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता। हायर परचेज में अगर बायर भी चाहे कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, तो अगले महीने से वो भाड़ा देना बंद कर सकता है और वो गुड्स को वापस दे सकता है। इसके अंदर उसका जो भाड़ा होगा वो उसका बेनिफिट नहीं, उतने महीने का नुकसान ही होगा, क्योंकि वो भाड़ा ज़्यादा कम नहीं होगा, वो अच्छा खासा भाड़ा होता है। उसके बाद अगर बायर ने पैसा नहीं दे पाया तो सेल के अंदर सेलर गुड वापस नहीं ले सकता, आपको पता है ऑलरेडी। पर यहाँ पे अगर वो पैसा नहीं दे पाया, कहाँ पे, हायर परचेज में, तो आप समझ लेना गाइस छुट्टी हो जाएगी, वो बंदा आके आपके गुड्स वापस लेके जाएगा। इसे कहते हैं रीगेनिंग द पोजीशन। ये है आपका लास्ट पॉइंट जहां पे आपने देखा सेल हायर परचेज का 5 रिस्ट्रिक्शंस। नाउ फ्रेंड्स, आपका काम शुरू होता है जहां पे आज मेरे YouTube पे आप इस सेशन को देखते देखते लिख रहे हो, और पूरा लिखने के बाद आई ऑलवेज विश कि प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रिंग समथिंग न्यू ऑल टाइम्स टू योर। प्लीज कमेंट इट कि क्या आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि नहीं। ये एलिमेंट को पढ़ने के बाद राइट कर लो। मैं आपसे लाइव मिलूंगा टू क्वेश्चन आंसर एवरी स्टेप ऑफ इट। नंबर 2, ध्यान रखना वर्डिंग्स सेम टू सेम होने चाहिए, कोर वर्डिंग्स। हरे में मत बात करना, अपने ओन वर्ड बात मत करना। इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे बेलमेंट, बेली, हायरर, टर्मिनेटिंग, रीगेनिंग, ऐसे वर्ड जो होते हैं उसको ध्यान से अंडरलाइन करके याद रखना। तो हमने आज कवर किया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एसेंशियल्स, सेल और अग्रीमेंट टू सेल को, सेल विद हायर परचेज को, और सेल विद बेलमेंट को। आई एम श्योर ये स्मॉल टॉपिक फिनिश होने के बाद आप आगे के टॉपिक्स को भी कंटिन्यू कर पाओगे। आई विल सी यू वेरी सून विथ द चैप्टर वाइज टेकअप्स। तब तक आप लिख के रखना। टेक केयर, बाय गाइस।